तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10B और हम इसमें करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए की फिगर आपको सामने नज़र आ रही है, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर ए को। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, गिवन दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये जो दो लाइंस हैं याद रखें, ज्योमेट्री के अंदर इसको पढ़ा जाता है पैरेलल। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, और पैरेलल क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग जानते होंगे। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो कभी भी टच ना करें, यानी ऐसी दो लाइंस जो आपस में टच ना करें उनको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दो लाइंस है बेसिकली, एक का नाम ए बी है और एक का नाम सी डी है, और इन दोनों के बारे में कहा गया है कि ये दोनों पैरेलल हैं। और यहाँ पे शेप में भी देख सकते हैं आप फिगर में कि ए बी एक ये लाइन है और सी डी एक ये लाइन है, दोनों की दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों कभी भी टच नहीं करेंगी क्योंकि इसमें एरो हेड डायरेक्शन लगी हुई है, ये इस तरफ मूव करती रहेगी और ये इस तरफ मूव करती रहेगी, कभी भी टच नहीं करेगी। तो ऐसी दो लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये जितने भी पार्ट्स नीचे दिए हुए हैं, जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं, हमने इन सब में अननोन्स फाइंड करनी है। बेसिकली वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो हमें मालूम नहीं है। और वो कौन सी वैल्यूज है जो हमें मालूम नहीं है? जितने भी लोअर केस लेटर्स आपके पास फिगर्स में आएंगे, लाइक ये देखें ए सी डी बी, और ये जितने भी आपके पास लोअर केस लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे अननोन्स है, ये हमने फाइंड करके दिखाने हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बगैर हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, वो है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बगैर ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं होती। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। जब आप ट्रांसवर्सल को सीख लेंगे तो आप ये एक्सरसाइज 10B को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ट्रांसवर्सल के बगैर इसको करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। हम उसकी बहुत ही डीप नॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे, हम उसको जस्ट इस तरह डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान रहे। तो आइए देखते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन लाजमी पता होनी चाहिए, ये आपको आना चाहिए, इसके बाद आप वो क्वेश्चन सीख पाएंगे। अगर आपको ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझें। हम इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट रखें और टू द पॉइंट रखें। तो देखिए ट्रांसवर्सल क्या होती है कि जब भी दो लाइंस और ऐसी लाइंस जो पैरेलल हों, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ये लाइन है जिसका नाम L1 रखा हुआ है, यानी लाइन नंबर 1, मैंने खुद से नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी नाम देख सकते हैं। और एक लाइन लिखी हुई है L2 जिसका नाम है L2 यानी लाइन नंबर 2। ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। मैं आपको बता चुका हूँ ज्योमेट्री में इस चीज़ को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं पैरेलल। ठीक है। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को, यानी ऐसी लाइंस जो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, L1 L2 से और L2 L1 को टच नहीं करेगी, तो इन दो पैरेलल लाइंस को जब भी कोई स्ट्रेट लाइन कट करती है, जब भी कोई लाइन कट करती है ऐसी दो पैरेलल लाइंस को, तो वो जो लाइन है ना बेसिकली वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है बेसिकली ये आपके पास क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट करेगी तो उस लाइन को हम बोला करेंगे ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास ट्रांसवर्सल। अब जब ये ट्रांसवर्सल कट करती है, यानी ये लाइन कट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो यहाँ पे 8 एंगल्स बनते हैं। 8 एंगल्स कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे इस ट्रांसवर्सल ने इन दोनों लाइंस को कट किया है वहाँ पे टोटल एंगल इन दोनों लाइंस के मिलाकर 8 बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो कैसे? जैसे इस लाइन ने इन दोनों लाइंस को कट किया तो एक एंगल तो यहाँ पे बनेगा, लेट से, ठीक हो गया। इसका नाम मैं कह देता हूँ, लेट से इसका नाम है ए। ठीक है, ये एंगल ए है, मैं भी जस्ट आपको शो करवाने के लिए यहाँ पे सिंपल ए लिख रहा हूँ, एंगल का साइन नहीं डाल रहा। एक एंगल लेट से ये बनेगा, इसको बोल लेता हूँ एंगल बी। और एक एंगल ये बनेगा, लेट से इसको बोल लेता हूँ एंगल सी। और एक एंगल ये बनेगा, इसको बोल लेता हूँ एंगल डी। ठीक है, मैंने खुद से नाम रख दिए, मैंने इनका अभी कोई भी ज्योमेट्रिकल सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं किया, जस्ट चीज़ों को आसान रखने के लिए। तो 4 एंगल्स तो ये बन गए, 1 2 3 4, और 4 ही यहाँ पे बनेंगे। कैसे? तो एक एंगल ये बनेगा, ठीक है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ, लेट से आप कह लें इसको मैं रख लेता हूँ x। ठीक है, एक एंगल ये बनेगा, ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ y। एक एंगल ये बनेगा, इसको मैं कह लेता हूँ w। और एक एंगल ये बनेगा, लेट से, तो इसको मैं बोल देता हूँ z। ये मैंने एंगल अपनी मर्ज़ी से इनके नाम रखे हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी के नाम रख लिए। तो ये 8 एंगल्स बन गए, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ये 4 इस कॉमन वर्टेक्स से, इस कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं, ये 4 एंगल इस कॉमन वर्टेक्स, इस कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो ये जो ट्रांसवर्सल होती है इसका काम ही ये होता है बेसिकली कि जब ये दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ये इस तरह के आपके पास 8 एंगल्स जो है ना बनते हैं। ये बेसिकली 8 नहीं होंगे क्योंकि अभी हम देखने जा रहे हैं कि इसमें कुछ एंगल्स किसी चीज़ के इक्वल आएंगे, तो इनका पेयर बन जाएगा, 2 2 का पेयर बन जाएगा, जिनको हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं, यानी उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो वो जो क्लासिफिकेशन होती है वो आपको मदद करती है
अक्सर ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले वो क्लासिफिकेशन हमें आनी चाहिए। तो आप याद रखें, ये जो दो एंगल्स यानी वो एंगल्स जो इन दोनों लाइंस के इनसाइड बन रहे हैं, जैसे सी डी वाई और एक्स, इनको हम इन जनरली कह देते हैं इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये इन दोनों लाइंस के इनसाइड हैं। और जो एंगल्स बाहर बन रहे हैं लाइक बी ए डब्ल्यू और जी, जो इन दोनों लाइंस के बाहर हैं, जैसे बी और ए और यहाँ से डब्ल्यू और जी, इनको हम बोल देते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो अंदर वाले इंटीरियर, बाहर वाले इन जनरल एक्सटीरियर एंगल, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, कि ट्रांसवर्सल जब बनती है तो क्या इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी आते हैं? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि दो लाइंस को जहाँ भी कट होती हैं, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे वो कट हो रही होती हैं, तो वहाँ पे वर्टिकली एंगल्स बनते हैं। तो आप देखिए, ये तो दो लाइंस थी, ये L1 और L2, और उसको एक कट करने वाली तीसरी लाइन थी जिसका नाम ट्रांसवर्सल है। तो कितने पॉइंट्स हमारे पास जगह पे कट कर रहे हैं? तो एक यहाँ पे एक ये पॉइंट है जहाँ पे दो लाइंस कट कर रही हैं, एक ये पॉइंट है जहाँ पे दो लाइंस कट कर रही हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कुछ वर्टिकली एंगल होंगे, और वो क्या होते थे? जैसे ए के सामने वाला सी, तो ए एंगल ए और एंगल सी क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट। तो बी का वर्टिकली ऑपोजिट क्या होगा? बी के सामने वाला डी, बी के सामने वाला डी। और याद रखें, यही हमारा काम है, हमें पहचानना, कि पहले पहचाने कि वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो जब हमने पहचान लिया है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल ए और सी जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, बल्कि क्या होंगे? इक्वल होंगे। बी डी के जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको, ये कंडीशंस आपको मदद करेंगी सवाल सॉल्व करने में। इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ पे अगर इस पॉइंट के से वर्टिकली ऑपोजिट लगाया जाए तो x का वर्टिकली ऑपोजिट क्या बनता है? w। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x का ऑपोजिट वर्टिकली क्या बनता है? w, यानी x किसके इक्वल होगा? W के। और इसी तरीके से y का वर्टिकली ऑपोजिट क्या बनता है? z। तो मैं लिख देता हूँ एंगल y जो है वो बेसिकली इक्वल होगा एंगल z के। क्यों? रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, आप इनको मेजर भी कर सकते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन का बनाकर और उसको इस तरीके से ट्रांसवर्सल ड्रॉ करके। तो ये तो थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिनके बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एंगल्स की तरफ, वो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ मैं। तो कॉरस्पॉन्ड का मतलब होता है, जैसे आप इसको इस तरह भी कह लेते हैं, एक के बदले में एक। ठीक है, कॉरस्पॉन्ड करना, एक वैल्यू के सामने वाली उसकी अगली वैल्यू, इस तरह हम कॉरस्पॉन्डिंग को इन जनरल डिस्कशन के अंदर शामिल करते हैं। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? आप देखें, जैसे मैं बात करता हूँ इस ए एंगल की, अगर आपसे कोई पूछे ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा, तो आपने ये देखना है कि जिस लाइन के साथ ये बन रहा है उसी लाइन पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसका। पहली बात, ए जो है इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और ये इस लाइन के साथ ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है, तो इसी लाइन पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? बिल्कुल इसके नीचे, एक्स। और इसकी पहचान आप कह लें, ये ट्रिक है, ये इस तरह का कह लें, या आप इसको कह लें, इसको आसानी से पहचान करने का वे है कि अगर ये वाला एंगल लाइन के ऊपर है ना, जैसे आप देख रहे हैं ये लाइन, ये वाला एंगल लाइन के ऊपर है, ए है, तो इसी तरीके से ये वाला एंगल भी लाइन के ऊपर है, एक्स। तो ये दोनों एक ही जो लाइन पे आएंगे, एक ही साइड पे आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। तो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? एक्स। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? एक्स। और ये भी इक्वल हुआ करेंगे। इसी तरीके से मैं कहूँ एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? एंगल बी भी लाइन के ऊपर है, तो इसी साइड पे रहें लाइन के, तो आ रहा है वाई, ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये आप कह लें एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? एंगल वाई। ठीक है, इसी तरीके से आप सबके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले देखिए, अगर मैं डी के कहूँ आपको, डी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? डी इस लाइन के नीचे बना हुआ है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग भी इसी तरह का बिहेवियर आपको शो करेगा इस लाइन के नीचे, जी। तो डी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? जी। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से सी यहाँ पे लाइन के नीचे बना हुआ, तो इसी लाइन पे रहना है और इसी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा होना चाहिए, यानी ये भी लाइन के नीचे है तो वो भी लाइन के नीचे ही आपको नजर आएगा, तो ये भी लाइन के नीचे ही है, डब्ल्यू। तो ये हो गया सी इक्वल होगा डब्ल्यू के। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ए और एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बी और वाई, डी और जी, सी और डब्ल्यू। और ये प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको लाइन के एक साइड पे नजर आएंगे, यानी अगर इधर से आप चेक करें तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इधर ही नजर आएगा, इस साइड से चेक करें तो इधर ही नजर आएगा। बस उसको पहचानना है आपने, और वो आप ये वाली एक छोटी सी ट्रिक या बात यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास जिसको आप कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर रहे हैं वो लाइन के ऊपर है, तो उसी साइड पे देखिए एंगल जो लाइन के ऊपर हो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। ठीक हो गया, तो वर्टिकली ऑपोजिट हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट
एंगल्स की, ठीक है। इनको जनरली अल्टरनेट भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ समझाने के लिए कि मैं पहले बात कर रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनमें अल्टरनेट एंगल क्या होगा? इंटीरियर्स क्या है? जो इन दोनों लाइंस के दरमियान आ रहे हैं, यानी सी डी वाई और एक्स, ठीक है। तो देखिए अल्टरनेट लाइन के दूसरी तरफ हुआ करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग जिस तरह एक ही लाइन के एक ही तरफ मिलते थे, अल्टरनेट एक लाइन के दूसरी तरफ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सी का अल्टरनेट क्या होगा? अगर सी यहाँ पे है तो इसका अल्टरनेट उस लाइन के दूसरी तरफ बिल्कुल डाउन पे दूसरे वर्टेक्स के साथ होगा, वो है एक्स। तो सी एंगल और एक्स भी इक्वल होंगे, ये हैं अल्टरनेट एंगल। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर की बात हो रही है। डी का अल्टरनेट तो इस तरफ तो नहीं होगा, दूसरी तरफ इंटीरियर का इंटीरियर के लिहाज से देखना, एक्सटीरियर का एक्सटीरियर के लिहाज से। तो डी इंटीरियर की बात करूँ तो डी का अल्टरनेट क्या बनेगा? लाइन के दूसरी तरफ दूसरे वर्टेक्स पे वाई। तो ये बन गया डी इक्वल आ गया वाई के। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और भी अल्टरनेट होते हैं जो एक्सटीरियर के लिहाज से डिफाइन किए जा सकते हैं, यानी वो जो इन दोनों लाइंस के बाहर आ रहे हैं। जैसे इन चारों एंगल्स में से जो बाहर एंगल आ रहे हैं वो बी है, ए है, डब्ल्यू है और जी है। ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इनको अल्टरनेट एक्सटीरियर भी बोलते हैं। क्योंकि अब देखें बी का अल्टरनेट क्या बनेगा? अब बी का अल्टरनेट होगा लाइन के दूसरी तरफ, क्योंकि ये वर्टेक्स अलग है, हमने दूसरे वर्टेक्स पे देखना होता है, तो दूसरा वर्टेक्स ये है और इसके दूसरी तरफ बनता है ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि इंटीरियर के लिहाज से है और एक्सटीरियर के लिहाज से है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका अल्टरनेट भी एक्सटीरियर होना चाहिए। तो बी का एक्सटीरियर क्या होगा? वो होगा जी, ठीक है। और ये एक्सटीरियर है, याद रखें, ये मैंने इंटीरियर के अंडर ही लिख दिया है, लेकिन ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर है। इस तरह डब्ल्यू का अल्टरनेट क्या होगा? ये लाइन के बाहर है यानी एक्सटीरियर है, तो इधर से भी लाइन के बाहर दूसरे एंड पे है ए, तो डब्ल्यू इक्वल होगा ए के। ये भी क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो आप देखें ये जो 8 एंगल्स हैं इनमें कितनी प्रॉपर्टीज पॉसिबल हैं, किस किस के इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ए सी के भी इक्वल हो रहा है, ए एक्स के भी इक्वल हो रहा है एक एंगल, और यहाँ पे आप देखें ए डब्ल्यू के भी इक्वल है। तो एक एंगल कितने सारे एंगल्स के इक्वल आ रहा है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर करके हमने जो है अपनी ट्रांसवर्सल को करना सीखना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको मदद करेंगी ट्रांसवर्सल की इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपको पता होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इंटीरियर कौन सा है, एक्सटीरियर कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट कौन सा है। उनकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करके हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये आपको लाजमी आएगी, तो आपके पास आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान होने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जो है पार्ट नंबर ए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले देखना है कि क्या इसमें ट्रांसवर्सल इन्वॉल्व तो नहीं हो रही। तो आपको क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और पैरो हेड भी लगा हुआ है, यानी ए बी की डायरेक्शन यही रहने वाली है, सी डी की डायरेक्शन यूँ ही रहने वाली है। तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, जो कि पैरेलल की डेफिनेशन है। तो जब ये दोनों ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और इनको कट करने वाली 2 लाइन्स मौजूद हैं, एक ये और एक ये। तो कितनी ट्रांसवर्सल हो गई? 2 ट्रांसवर्सल। एक ये T1, इसका नाम मैंने खुद से रखा हुआ है T1, और एक ये लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल है, इसका नाम क्या रखा हुआ है T2। तो 2 ट्रांसवर्सल आपके पास आ रही हैं। तो अगर आपको ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, जो कि मैंने अभी बताया है, तो अब आपके लिए करना बहुत आसान है। आपने हर ट्रांसवर्सल को पहचानना है और उसके लिहाज से देखना है कि आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो कौन सी प्रॉपर्टी के लिहाज से फिट इन बैठ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले देख लेता हूँ मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास यहाँ पे ये डी है, बेसिकली मैंने शायद यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये डी है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास ए रिक्वायर्ड है, डी रिक्वायर्ड है, सी रिक्वायर्ड है और बी रिक्वायर्ड है। तो मुझे हर चीज़ को अलग अलग कंसिडर करना है। मैं पहले बात कर लेता हूँ ट्रांसवर्सल नंबर 1 की। मैं इन दोनों को मिक्स नहीं करूँगा, मैं हर ट्रांसवर्सल के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट रखूँगा। अगर मैं ट्रांसवर्सल नंबर 1 की बात करूँ तो आप देखें जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है ए, उसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ 117। और अभी आप लोग देख चुके हैं ट्रांसवर्सल में कि जब भी 2 लाइंस कट होती हैं तो जिस पॉइंट पे वो कट होती हैं, जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, तो उनमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये साफ बात है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, दोनों इस पॉइंट पे टच कर रही हैं यानी कट कर रही हैं। तो इन दोनों में जो ऑपोजिट एंगल है ये क्या कहलाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल 17, सॉरी खाली 17 डिग्री लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं डिग्री लिख दिया क्योंकि एंगल की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे। एंगल ए और 117 डिग्री आर वर्टिकली ऑपोजिट। ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है कि ये जो एंगल ए हैं और एंगल 117 डिग्री है, ये बेसिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऐसी ही बात है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम। तो इसका मतलब ए डिग्री किसके इक्वल आता है?
117 डिग्री के। और आगे आप रीज़न शॉर्ट करके लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, मैंने वैसे ऊपर भी लिख दिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और डिग्री डिग्री से कंपेयर कर लें तो ए की वैल्यू बेसिकली आपके पास है, वो आ गई है 117। तो देखें कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा, जस्ट एक प्रॉपर्टी यूज़ की है और हमने ए की वैल्यू बता भी दी है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है। अब बात करते हैं बाकियों की। अब यहाँ पे बी और सी भी है, अभी मैं ट्रांसवर्सल पे नहीं आया, मैं जस्ट ट्रांसवर्सल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो आप देखें ए एंगल बी एंगल के लिहाज से अल्टरनेट एंगल बनता है। मैंने अभी आपको ट्रांसवर्सल में बताया है, आप वापस रिवाइंड करके देख भी सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसमें जो इंटीरियर होते हैं एंगल्स वो कहलाते हैं ए बी और सी, ये इसके इंटीरियर हैं। तो इस ए का अल्टरनेट जो होगा वो इनसाइड ही होगा, यानी इन दो लाइन्स के अंदर ही होगा, लेकिन लाइन के दूसरी तरफ। तो ए के दूसरी तरफ इसी लाइन के अंदर बनता है बी, दूसरे वर्टेक्स पे। याद रखिए कि वर्टेक्स अलग अलग होते हैं, ये वर्टेक्स कोई और है, ये वर्टेक्स और है। तो ए का अल्टरनेट क्या बनता है, बी डिग्री। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए एंड एंगल बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि हमने इनको पहचान लिया है। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अभी मैंने बताया कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर पर्सन यही। तो जब हमने ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स निकाल लिए हैं, अब बात होती है इस सी की, ठीक है, कि सी जो बेसिकली ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रांसवर्सल नंबर 1 पे है, आपको पता है ये ट्रांसवर्सल नंबर 1 पे है। और ये दोनों एंगल्स बी और सी जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे दोनों एंगल बने हुए हैं, एक है बी और एक है सी, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो आप लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री के। और इस तरह के एंगल जो कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं, एक ही वर्टेक्स के साथ बने होते हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रख सकते हैं, 180 डिग्री के। तो मैंने यही किया है, मैंने बी प्लस सी को किसके इक्वल रख लिया है, 180 डिग्री की। और आगे प्रॉपर्टी क्या लिखी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो b की वैल्यू तो मैं फाइंड कर चुका हूँ, वो कितनी है, वो है 117। वो जस्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दी है b की जगह पे, क्योंकि 117 यहाँ पॉजिटिव का है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा, या दोनों तरफ 117 से माइनस करवा दें तो भी बात सेम है। तो 180 को 180 में से 117 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 63, ठीक है, ये 63 है, 63 डिग्री। तो डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो सी की वैल्यू क्या आ जाती है, 63, ठीक है। तो ये हमारे पास सी का आंसर आ गया 63। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, जगह कम होने की वजह से आपने जस्ट 180 को 117 में से माइनस करना है। तो इस तरीके से आप देखिए हमारे पास ए बी और सी आ चुका है। अब बात करते हैं इन एंगल्स की। अलग ट्रांसवर्सल पे है, ये T2 है, ट्रांसवर्सल नंबर 2। पहली ट्रांसवर्सल का जिक्र खत्म हो गया, अब वो दूसरी ट्रांसवर्सल पे एंगल दिया हुआ, तो दूसरी ट्रांसवर्सल को डिस्कस करते हैं। ये है दूसरी ट्रांसवर्सल और इसमें लिखा हुआ है डी यहाँ पे, और एक एंगल दिया हुआ 78। तो ये बहुत क्लियर भी है, उन्होंने इंडिकेट भी एक तरह का कर दिया है कि दो ही एंगल्स गिवन है, तो हो सकता है इनमें कोई रिलेशन बनता हो। तो आप देखें ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, ठीक है। और ऐसे एंगल्स जो सेम साइड पे ही होते हैं और ये सेम एग्जिबिट कर रहे होते हैं बिहेवियर, यानी ये भी लाइन के ऊपर बना हुआ है, वो भी लाइन के ऊपर है, तो इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मेरा बताने का तरीका है आपको लाइन के ऊपर वाला, वरना इनकी प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है, मैं जस्ट चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपको इस तरह समझा रहा हूँ। तो ये लाइन के ऊपर है यहाँ पे डी डिग्री और ये लाइन के ऊपर है 78 डिग्री। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं ट्रांसवर्सल के नॉलेज के लिहाज से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जगह कम होने की वजह से, कि डी डिग्री जो है बेसिकली मेरे पास इक्वल आएगा किसके, 78 डिग्री के। और रीज़न क्या आएगा, आप रीज़न लिख सकते हैं इसके आगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और डी को अगर आप डिग्री को कंपेयर कर लें तो डी जस्ट बनता है 78
8। तो ये हमने फाइंड कर लिए सारे एंगल कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी क्या होगा। तो ये था हमारा पास इसका पार्ट नंबर ए। ये ज़रूरी नहीं है आप यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें, आप उनको इसी तरीके से लिखें। आप कोई और प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में आती हैं जो कि इन पर अप्लाई की जा सकती हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रांसवर्सल का नॉलेज आना ज़रूरी है। थैंक यू।